देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, डर एक ऐसा नाम है जो सिर्फ अपने नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी विख्यात है। यह नाम आज भी जब मैं सुन लेता हूँ तो मेरा शरीर एकदम से कांप उठता है। शाम का समय हो चला था और हमेशा की तरह आज भी हम सभी दोस्त घूमने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि जल्दी हमारे कॉलेज की छुट्टियां जो पड़ने वाली थी तो हम एंजॉय करना चाहते थे। हम सभी दोस्त एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां सिर्फ हमारे अलावा कोई और मौजूद ही ना हो, और वो जगह सस्पेंस के साथ साथ रोमांच से भरी हुई मौजूद हो। और तभी मेरे एक दोस्त ने हिमाचल की एक घाटी के बारे में बताया जहां पर भूत प्रेत का जिक्र छेड़ा जाता था। और फिर क्या था, हम सभी दोस्तों का खुराफाती दिमाग वहां पर जाने को बेकरार होने लगा। लेकिन इसी बीच हम सभी दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा भी था जो वहां जाने से सख्त मना कर रहा था, और यही एक वजह रही कि हमने उस जगह पर जाने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल भी दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी किसी ऐसे हॉन्टेड प्लेस की तलाश कर रहे थे जो शहर से बिल्कुल सटा हुआ हो। बाद में हम सभी ने उस जगह की तलाश करना ही बंद कर दिया, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त हर जगह पर जाने से कतराते रहते थे, जिस वजह से हमने उन्हें सरप्राइज देने का सोचा। फिर हम लोग सबसे पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि हमारे लिए यही एक ऐसा स्थान था जो नई नई जगहों की तलाश करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था। हम सभी दोस्त सबसे पहले दिल्ली में जाकर होटल में आराम करने लगे। हम सभी होटल में ऐशो आराम कर ही रहे थे कि मेरा एक दोस्त दिल्ली के एक ऐसे स्थान के बारे में बताने लगा जो शहर से बाहर की ओर पड़ता था और एकदम सुनसान भी था। उस समय मेरे एक दोस्त ने अभी अभी एक नई गाड़ी खरीदी थी जो उसके पापा ने उसे गिफ्ट में दी थी। हम सभी गाड़ी को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और अब उसे लेकर ही हम घूमने जाने वाले थे। हम सभी दोस्त उस गाड़ी को लेकर शाम के 4 बजे के आसपास दिल्ली के एक ऐसे स्थान की तरफ निकल पड़े जहां भीड़ तो मौजूद थी, लेकिन रात के समय में सिर्फ सन्नाटे का वास था। हम सभी दोस्त जब होटल से बाहर निकले तो हम सभी को एक चेतावनी भी मिली, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी हमारे चेहरे की ओर देखते बोला, बेटा तुम गांव के लगते हो, जरा संभल कर जाना। मुझे तो उस बुजुर्ग आदमी की बातें बिल्कुल भी समझ ही नहीं आई, और बाद में मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहां से निकलना ही ठीक समझा। फिर जब हम सभी दोस्त रंगोली नाम के एक होटल के पास पहुंचे तो वहां हमें एक छोटा सा बगीचा देखने को मिला, और हम सभी दोस्तों को और क्या चाहिए था, हमने अपना कैमरा निकाला और निकल पड़े उस ओर। रास्ते में चलते समय सबसे पहले मैंने एक गाय की प्रतिमा के सामने एक तस्वीर खिंचवाई, लेकिन मेरे हाथ के ऊपर उस समय कुछ लगा हुआ था, जिस वजह से वो तस्वीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इसी कारण जो दोस्त हमारी तस्वीर को क्लिक कर रहा था, मेरी उससे थोड़ी अनबन हो गई। बाद में हमारे बीच सब कुछ सही भी हो गया, लेकिन इसी बीच हमने एक गंदी करतूत को जन्म दिया, और वो ये थी कि हमने एक गंदे पानी की बोतल को भगवान की प्रतिमा के ऊपर डाल दिया। और ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया था, ये हमारी एक बड़ी ही गलती थी। खैर बाद में हमने भगवान से माफ़ी मांगी और चुपचाप उस मंदिर से बाहर निकल गए, जहाँ पर एक बड़ा और सुंदर सा पार्क बना हुआ था। बाहर आने के बाद हम सभी का एक अलग प्लान था। हम सभी दोस्त उसी वक्त एक ऐसे स्थान पर जाने वाले थे जहां हम में से आधे लोगों को उस स्थान के बारे में मालूम था, तो आधे लोग इस बात से अनजान थे कि अब हम कहां पर घूमने के लिए जाने वाले हैं। और वो इलाका एक ऐसे स्थान पर पड़ता था जहां डर और भय के अतिरिक्त किसी जानवर तक का वास नहीं था। हम अपनी गाड़ी लेकर उसी इलाके की तरफ रवाना होने लगे, जहां से एक ऐसा वीरान रास्ता शुरू होता था जिसके चारों ओर जंगली झाड़ियां दिखाई दे रही थे। सन्नाटा भी काफ़ी अच्छे ढंग से छाया हुआ था। हमारी गाड़ी की रफ्तार भी ठीक ठाक थी। गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार से आगे चल रही थी कि हमारा एक दोस्त ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे भाई वो देखो, कुछ अजीब सा दृश्य दिखाई दे रहा है। और उस समय मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तो सबसे पहले मेरी नज़र ड्राइविंग सीट की तरफ पड़ने वाले एक छोटे से वीरान इलाके में पड़ी, तो वहाँ लाइटों का बड़ा सा नज़ारा दिखाई दिया, जिसका नज़ारा सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने भी उसी जगह पर रुकने का फैसला किया, और फिर मैं अपने सारे दोस्तों के साथ गाड़ी से नीचे उतरा और उसी तरफ चल दिया। बाद में हमें पता चला कि ये तो वही स्थान था जहाँ मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना था। हम सभी दोस्त उसी दिशा में चल दिए
जहां उस वीरान और चमचमाती हुई रोशनी के बीच कुछ अजीब सा बना हुआ था। फिर हम सभी दोस्त चुपचाप उस वीरान इलाके में पहुंचे तो गर्मियों के उस दौर में वहां चारों ओर फव्वारे की सुविधा भी की गई थी, जहां पानी का बहाव हो रहा था। इसी बीच हमें वहां कोई घूमता हुआ दिखाई दिया। उस समय हम काफ़ी सारे लोग थे तो हमने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम इधर उधर भटकने लगे। तभी मेरा एक दोस्त एक बार फिर चिल्लाते बोला, अरे भाई ज़रा इधर आना, देखो मैं आपको क्या दिखाता हूँ। फिर जब हम लोग एक बार फिर उसके पास पहुँचे तो हमने पाया कि वहाँ पर खून जैसा कुछ लाल लाल लगा हुआ था, जो दिखने में बड़ा ही अजीब लग रहा था। लेकिन ऐसा ही लग रहा था मानो वो किसी का ताज़ा खून ही उपलब्ध हो। हम सभी उसका पीछा करने लगे जहाँ से ये पानी जैसा लाल लाल कुछ बह रहा था। लेकिन जब हमने उस पाइप का पीछा किया तो थोड़ी दूर आगे हमें पानी दिखाई दिया और उस पानी का स्रोत भी वहीं पर मौजूद था, क्योंकि पानी एक छोटी सी ट्यूबवेल के अंदर से पहुंच रहा था। मगर हमारा दिमाग इस बात को सोच सोच कर बेताब बन रहा था कि हमने जिस उस लाल रंग की चीज़ को देखा था उसकी असलियत क्या है और साथ ही वो किसी पानी की भांति क्यों बह रही है। हम इस बात से अनजान थे। बाद में हम सभी एक बार फिर उसी जगह पर पहुंचे तो इस बार हमारे दिमाग तक हिल गया, क्योंकि अब वहाँ लाल लाल रंग का नहीं बल्कि पानी का ही बहाव हो रहा था। ये नज़ारा सच में बड़ा ही अजीब था। अब हम सभी दोस्त इन सभी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हम यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचे थे तो हमने वही किया। हम सभी उस बावड़ी के अंदर इधर उधर घूमने की कोई अच्छी जगह तलाश करने लगे, लेकिन बावड़ी की आकृति काफ़ी छोटी बनी हुई थी, तो ऐसे में ये बड़ा ही मुश्किल काम था। बाद में जब हम सभी को लगा कि अब यहाँ पर हमारे खातिर कोई अच्छी जगह मौजूद ही नहीं है, तो फिर मेरा एक दोस्त मुझे अपने पीछे आने को कहने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर वो हमारा दोस्त हमें एक ऐसी जगह पर लेकर पहुँच गया जहाँ चारों तरफ एक विशालकाय कब्रिस्तान बना हुआ था और उस कब्रिस्तान के अधिकतर हिस्से में रोशनी का कोई नामो निशान तक नहीं था। चारों ओर अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने दोस्त को इस जगह के बारे में पहले भी पूछा था तो उसने मुझे गुप्त रहने को कहा था। बाद में हम सभी उस कब्रिस्तान में चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन उस कब्रिस्तान के अंदर ऐसा कोई इलाका ही नहीं था जिसमें हमें डर का कोई नामो निशान तक भी नजर आए। जहाँ तक मेरे दोस्त का मानना था कि उन्हें कब्रिस्तान जैसी जगहों में काफ़ी डर फील होता है, तो वहीं अब हम सभी किसी पार्क की तरह इस भयानक जगह में घूम रहे थे और इसी तरह घूमते घूमते अचानक ही एक तेज हवा का झोंका उस कब्रिस्तान के अंदर मंडराने लगा और इस तरह उस हवा के झोंके को देखकर हम सभी हैरान थे। भला इतनी जल्दी तूफान कैसे जन्म ले सकता है। हम सभी यही सोच रहे थे कि हमारा एक दोस्त हमें वहाँ से भागने का अब इशारा करने लगा। पता नहीं उस वक्त ऐसा क्या सूझा कि वो लगातार गाड़ी की तरफ भागने लगा और उसे गाड़ी की तरफ भागता देख हम सभी उसके पीछे पीछे भागने लगे और फिर किसी तरह हम उसी गाड़ी के अंदर पहुंच गए, जो गाड़ी हम उस कब्रिस्तान के पास लेकर पहुंचे थे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि हमारा वो दोस्त पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके हाथ पैर लगातार कांप रहे थे। पता नहीं उसने ऐसी कौन सी चीज़ के दर्शन कर लिए और मैं उसे शांत करते हुए बोला, भाई क्या हो तुझे। और उसके बाद उसने बताया कि कुछ देर पहले ही उसे एक कब्र के पास एक मुर्दा खड़ा हुआ दिखा और इतना सुनते ही हम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उसको डरपोक की संज्ञा देने लगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा ये मजाक कुछ देर के बाद ही हमारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला था, या फिर ऐसा कहें कि हमारे ऊपर कहर बरपाने वाला था। हम सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए एक बार फिर गाड़ी से नीचे उतर गए और हम ज़ोर ज़ोर से चारों तरफ आवाज़ें मारने लगे कि यहाँ पर जो कोई भी मुर्दा है यहाँ पर मौजूद हो वो हमारे पास पहुँच जाए। फिर कुछ देर के बाद ही हमें अपने आसपास किसी के कदम पटकने की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ सच में हिला देने वाले थे और ये आवाज़ मेरे ही बिल्कुल पीछे से आ रहे थे। मैं धीमे धीमे पीछे की तरफ पलटने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे और साथ ही उसका ये डरावना रूप काफ़ी भयानक लग रहा था। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी बातों पर कौन विश्वास करने वाला था। तो इस बार मैं गाड़ी में बैठ गया और अपने सारे दोस्तों को उन्हें वहीं पर छोड़कर जाने की धमकियाँ देने लगा। हड़बड़ाहट के मारे मेरे सारे दोस्त एक एक करके गाड़ी में दाखिल हुए और अब गाड़ी खचाखच भर चुकी थी। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी का गियर डाला और तुरंत ही मैं वहाँ से निकल गया।
स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और जब हम दोस्तों की गिनती की गई तो हमारा एक दोस्त हमारे साथ मौजूद नहीं था। बार बार गिनती करने के बावजूद भी हमें हमारा एक दोस्त याद ही नहीं आया और फिर हमें पता चला कि राजेश अभी भी गाड़ी के अंदर मौजूद ही नहीं था। और राजेश को इस तरह गाड़ी में ना पाता देख हम सभी का कलेजा मुंह तक आने लगा। फिर मैंने गाड़ी घुमाई और एक बार फिर हम कब्रिस्तान के एकदम करीब पहुंच गए। उस कब्रिस्तान के पास पहुंचने के बाद अब की बार का जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहा था उसे डर और भय का दूसरा नाम दें तो भी कम ही है, क्योंकि अब की बार मैंने देखा कि वहाँ पर हमारा दोस्त पहले तो सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था। बाद में जब मेरी नज़र कब्रिस्तान के मेन दरवाजे पर पड़ी तो मैंने पाया कि वहाँ पर मुझे वही मुर्दा खड़ा हुआ दिखाई दिया जो कि कुछ देर पहले मेरे एकदम पीछे खड़ा था। एक बार फिर वह मुर्दा हम सभी को दिखाई दे रहा था जो उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अब जाकर सभी को मेरी बातों पर यकीन होने लगा कि जो बातें मैंने बताई थी वो सभी असलियत थी, ना कि कोई झूठ। मैंने जल्दी से राजेश के बदन को हिलाया तो उसकी सांसें अभी भी चल ही रही थी और ये देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली कि कम से कम मेरे दोस्त को मेरी बातों पर विश्वास तो हुआ और साथ ही राजेश अभी भी जिंदा भी था। राजेश को होश आया तो उसकी आंखों में डर और खौफ का वो रंग साफ साफ नजर आ रहा था जो कोई भी इंसान देखने से पहले एकदम मौत जैसा फील करता है। हम सभी ने अपने दोस्त को किसी तरह गाड़ी में लेटाया और फिर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारी गाड़ी बीच रास्ते में एकदम से अटक गई। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से ही इस गाड़ी को क्या हुआ कि वह चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाद में जब मुझे गुस्सा आने लगा तो फिर मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए गाड़ी से नीचे उतर गया और जब मैं बोनेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के बोनेट में धुआं ही धुआं फैला हुआ था। और ये सब देखते मुझे अंदाज़ा होने लगा कि हमारी गाड़ी के अंदर वायरिंग की किसी बड़ी समस्या ने जन्म ले लिया है। और फिर बाद में जब मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो मुझे ऐसी कोई भी समस्या दिखी नहीं, लेकिन उस वक्त उस भयानक कब्रिस्तान से बचकर निकलना बहुत ही ज़रूरी था, जिस वजह से हम सभी दोस्तों को एक गुफा नज़र आई जिसके अंदर आग चल रही थी। और उस गुफा को देखते ही मैं अपने सारे दोस्तों के साथ उस गुफा के अंदर घुस गया। हालांकि डर तो हमें उस गुफा के अंदर भी लग रहा था, लेकिन उस पूरी रात हम उसी गुफा के अंदर भूखे प्यासे बैठे रहे और जब तक सुबह का वक्त हुआ तब तक हमारा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। लेकिन उस रात हम किसी तरह उस भयानक और डरावने कब्रिस्तान से बचकर निकल गए। आज भी दोस्तों उस कब्रिस्तान की कुछ भयानक यादें मुझे डर में डाल देती हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कब्रिस्तान आज भी मेरे अगल बगल में कहीं पर मौजूद है। कुछ लोगों का मानना था कि हमने भगवान की मूर्ति के ऊपर गंदे जल को डालने की एक घिनौनी हरकत की थी। भगवान ने भी उस रात आपका साथ नहीं दिया। खैर हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन हम उस भयानक कब्रिस्तान से बचकर निकल गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।